अस्सलाम वालेकुम। 7 दिसंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले तो आपसे माजरत, क्योंकि पीछे थोड़ा शोर भी होगा और शायद लाइट का भी थोड़ा सा मसला हो। एयरपोर्ट पर ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसलिए अगर कोई लाइट्स या शोर का मसला हो तो उसके लिए आपसे पेशगी माजरत। अब आते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखेंगे, जहां पर अब चौधरी निजामुद्दीन ने ये जो सारी की सारी बिसात बिछाई थी पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने, अब उसमें से जूस निकालने का लगता है वक्त आ गया है। एक ही वक्त में ऐसे तमाम केसेस जो पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के से रिलेट करते थे किसी तरह से भी या किसी भी तरह से उनके इंटरेस्ट में थे, उन सबको एक ही वक्त में तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर कर दिया गया है। और मुकर्रर भी जस्टिस अमीनुद्दीन का जो आईनी बेंच है उसके सामने कर दिया गया है। और जब आप आईनी बेंच की फॉर्मेशन देखते हैं तो आपको ये वाज़ेह तौर पर समझ आ जाती है कि इन बेंचेस ने क्या फैसले करने हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर मजीद जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो अपना कब्जा करने के लिए किस सिमत को मामलात को लेके जा रहे हैं। अगर आपके सामने केसेस रखें, सबसे पहले तो सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल शहादत का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दबा के बैठा हुआ है। काजी फायज ईसा जितनी देर चीफ जस्टिस रहे वो दबा के बैठे रहे, अब अचानक से वो लगाया गया है, उसकी समात के लिए उसे मुकर्रर किया गया है। उसके बाद अगला केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल। आप सबको पता है कि पाकिस्तान का मौजूदा आइन जो है वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल परमिट नहीं करता। पाकिस्तान बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का सिग्नेटरी भी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां हैं उनके लिहाज से पाकिस्तान सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं कर सकता। यही फैसला जस्टिस इजाजुल हसन और उनके पूरे बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया था। लेकिन उसके बाद याद कीजिए कि जस्टिस काजी फायज ईसा, जिन्हें आप लानत ईसा भी कह सकते हैं, उनका एक निकनेम पड़ गया है। ईसा तो फिर नहीं कहना चाहिए, अगर ये लानत का नाम लेना है तो फिर जस्टिस लानत ही कह सकते हैं उन्हें हम। तो जो जस्टिस लानत थे वो अपने जमाने के अंदर ये काम करके गए थे कि उन्होंने जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में एक बेंच बनाया था और उनसे ये गंदा काम करवाया था। याद रहे आपको कि जस्टिस तारिक मसूद इस टाइम एडहॉक जजेस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिटायरमेंट के बाद दोबारा से तैनात हैं और दोहरी तनख्वाह ले रहे हैं। एक तनख्वाह मतलब कि एक पेंशन ले रहे हैं पहले रिटायरमेंट की, और अब वो दोबारा से तनख्वाह ले रहे हैं एडहॉक जज मुकर्रर होने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि उनसे जो काम करवाया गया था उसकी एक किस्म की उनको कीमत भी वापस अदा की जा रही है। तो जस्टिस तारिक मसूद और उनके हमनवाओं ने एक डर्टी फैसला दिया था, ये एक डिस्गस्टिंग मैं कहूंगा फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने कोई हतमी फैसला नहीं दिया, लेकिन इन तमाम बेचारे जो मासूम थे, 85 के करीब खानदान है, ओवरऑल 105 या 106 लोग थे जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो रहे हैं, उनमें से 85 लोगों की जिंदगी और मौत को एक कच्चे धागे के साथ जस्टिस तारिक मसूद और उनके साथियों ने लटका दिया था। अब वो केस भी लग रहा है, देखते हैं बेंच की फॉर्मेशन देखें तो हमें दोबारा समझ आती है कि वो जब लगेगा वो केस भी, तो उसकी जो फेट का फैसला है वो हम पहले से ही सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। फिर आगे अगर हम देखें तो इमरान खान साहब ने 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे उसमें धांधली की दरखास्त दे रखी थी, वो भी जो केस है वो भी इसी बेंच के सामने जो है वो लगाया जा रहा है। आप उससे खुद ही समझ सकते हैं कि फिर उसके फैसले किस तरीके के होंगे और उसके ऊपर क्या असरअंदाज ये लोग होंगे। फिर आगे अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के सानहे पर एक दरखास्त दे रखी थी, वो भी जाहिर है इमरान खान साहब की तरफ से ही दरखास्त थी कि सुप्रीम कोर्ट 9 मई का जो सानहा पहले बनाया गया, करवाया गया और फिर उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डालने की भरपूर कोशिश की गई और सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई। किसी किस्म का कोई आज तक सबूत नहीं है। लेकिन अभी हमने आपको मिलिट्री ट्रायल्स के बारे में बताया कि जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है उसमें 85 इंडिविजुअल्स नहीं मैं कहूंगा, 85 खानदान हैं जिनको धागे के साथ लटकाया हुआ है, कच्ची डोर के साथ उनकी जिंदगी को। ये केस भी उसी से रिलेटेड है जाहिर है। तो अब 9 मई की जो जुडिशियल इंक्वायरी है उसका केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकर्रर कर दिया गया है। अब अगर इन 4-5 केसेस को हम देखें तो मुझे ये लगता है कि एक ही हल्ले में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री जर्नल्स हैं, उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि एक ही हल्ले में काम तमाम करें और जस्टिस अमीनुद्दीन और इन तमाम जो जज साहबान हैं इनको जो हमने नवाजा है, इनसे वो वक्त आ गया है कि इनसे अब हम अपना काम वापस लें। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। मतियुल्लाह जान साहब ने एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ किया है और अब समझ आती है कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया था। अचानक इतने भोंडे तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, बाद में जाहिर छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर जाली नशे का और शराब का केस बनाया गया, फिर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई। तो ये तमाम चीजें क्यों हुई, आज उनका जो इंटरव्यू है उससे समझ आती है, क्योंकि उन्होंने अब ये कहा है कि जो शहीद होने वाले हैं डी चौक में, हलाक शुदगान हैं, उनकी तादाद 1000 तक भी जा सकती है। जी हाँ, ये 1000 का नंबर उन्होंने कोई हतमी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने माजी के झरोकों से एग्जांपल्स दी कि जैसे लाल मस्जिद में और बहुत सारी जगहों के ऊपर इतनी कत्लो गारत की गई और उसके बाद जस्टिस कह दिया। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने ये स्टोरी भी की थी कि किस तरीके से लाल मस्जिद की जो लाशें थी उनको एक ही कब्र में कोई केमिकल डाल के या चूना डाल के दफन कर दिया गया था और खदशा है कि अभी भी ऐसा किया गया होगा। तो मतियुल्लाह जान ये कह रहे हैं कि इतने लोग मिसिंग हैं कि कहा नहीं जा सकता कि कितनी लाशें गिरी हैं, कितने लोगों को शहीद किया गया है, अभी तक ऐसा कोई हतमी तौर पर
पर नहीं कहा जा सकता। हमने बहुत सारे जो यंग लॉयर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलकर जब मैंने खुद ये काम करने की कोशिश की और पता करने की कोशिश की कि पता लगे कि टोटल कितने लोग हैं जिनको जो मिसिंग है, तो अभी तक की जो हमारे सामने लिस्ट आ रही है वो कम से कम 143 ऐसे लोग, लिस्ट जो हमारे तक पहुंची है, जो यंग वुकला ने हमारे तक लिस्ट पहुंचाई है, उससे हमें पता चल रहा है कि कोई 143 के करीब ऐसे लोग हैं जो ना ही किसी पुलिस स्टेशन में है, ना उनके ऊपर कोई मुकदमा है, ना वो किसी की गिरफ्त में है, ना ही किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस या आईएसआई ने उनकी जो कस्टडी है वो क्लेम कर रखी है, ना किसी अदालत के अंदर उन्हें पेश किया गया है। वो घर से प्रोटेस्ट पर आए थे और अब वो गायब हैं, उनका कोई पता नहीं कि वो किधर चले गए। अब ये जो तमाम लोग हैं 143 के करीब जो नाम हमारे सामने आए हैं, और कल अलीमा खानम साहबा ने भी इसके ऊपर खुल के बात की, तो इनको अगर देखें तो अब इनमें से कोई पता नहीं कि ये सारे 143 के 3 जो है इनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, इनमें से कुछ को कर दिया गया, या ये सारे जिंदा हैं। ये तब तक पता नहीं चल सकता जब तक हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करे और इनके बारे में वाज़ेह हिकमत अमली ना बताए कि ये मिसिंग लोग कहां पर हैं। अभी तक इनका कोई नामो निशान नहीं है। रियासत पाकिस्तान के पिछले जो इकदाम हैं उनको देखा जाए, जो डी चौक में हुआ, जो हमें अंदर से इत्तलात आ रही हैं, जिस तरीके से वहां पर नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, कहा जा रहा है कि उसमें एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व किया गया। अब ये तो टेक्निकली बताया जाएगा कि एयरफोर्स की इन्वॉल्वमेंट क्या, मैं ये नहीं कह रहा कोई खुदा न खास्ता बम्बार जहाज वहां पर इस्तेमाल हुए, लेकिन मुझे बहुत ही मुसद्दका ज़राए ने यह बताया कि इस पूरे ऑपरेशन की कोऑर्डिनेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स भी शामिल थी। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्या कोई ड्रोन से फुटेज लेके दी, कोई और काम करके दिया, क्या किया है, ये भी अभी वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन ये बात हतमी बहुत ही एक इनसाइड सोर्स ने बताई है कि इसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट थी। तो अब इतने बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन हुआ है, और फिर मतीउल्लाह जान की स्टेटमेंट और अल जजीरा की स्टेटमेंट, और उसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखिए कि जिस तरीके से अल जजीरा ने ये बताया कि जो क्राइम सीन था उसको कितनी जल्दी क्लीन कर दिया गया, धो दिया गया, कवर कर दिया गया, मीन वहां से हर चीज हटा दी गई। ऐसा ही जब बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया था तो वो जो क्राइम सीन था उसको फौरी तौर पर वहां पर भी तमाम निशान मिटा दिए गए थे। और मकसद क्या था? मकसद यही था कि बाद में उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन ना हो सके। दूसरी तरफ अगर आप कंपेयर करें तो जिसको जना हाउस कहा जाता है, जो असल में कोर कमांडर हाउस है, जो कभी जना साहब को नहीं दिया गया था, उस 1.5 साल हो गया वहां पर जो भी हमले हुए थे, जो कुछ भी बनाए गए थे, हुए थे, उसकी तो इंक्वायरी कभी फेयर होगी। अभी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वाला बेंच तो नहीं कर सकता फेयर, लेकिन अगर कभी फेयर इंक्वायरी हो तो पता चलेगा। उसमें एक चीज अभी तक चेंज नहीं की, उस सो कॉल जो क्राइम सीन है या मुबैना तौर पर जो क्राइम सीन है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। उसको बल्कि लोगों को ले जाके दिखाया जाता है, उस क्राइम सीन से लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ये देखें जी ये तोड़ दिया था, सब कुछ वैसे ही टूटा, सब कुछ वैसे ही जला हुआ पड़ा हुआ है, कोई तब्दीली वहां नहीं की। महीनों तक वहां पर लोगों को ले जाके वहां से वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करवाए जाते थे और वो क्राइम सीन जो है वो दिखाया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ विद इन 3 आवर्स तमाम जहां पर लाशें गिरी, और ये ज़हन में रखिए कि उस जगह पर कोई लाश नहीं गिरी थी, यहां पर बहुत सारी लाशें गिरी। आगे चलते हैं, आगे काफी सारी खबरें हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ कुल मुकदमात की अब तादाद 188 हो गई है, जो अदालतों को बताया है। अभी मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमात हों, केसेस हों जिनको सील किया हो, छुपाया हो, लेकिन 188 हो गई है। तो इमरान खान डबल सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं ये सब कुछ क्या हो। अच्छा, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने मोहम्मद सादिक, जो पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर है, उन्हें अफगान अफेयर्स के ऊपर एक तकर्री उनकी की थी। अब ये हुकूमत दोबारा वही तकर्री करने जा रही है। पहले इमरान खान की हुकूमत को, उस जमाने को क्रिटिसाइज करते रहे और कहते रहे कि इमरान खान की अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसीज ठीक नहीं थी। फिर इमरान खान के ऊपर ये डाला कि जो तालिबान अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान आके आबाद हुए वो इमरान खान ने किए। आज मोहसिन दावड़ अपने मुंह से ये बयान दे रहे हैं कि वो पॉलिसी कोई अकेले इमरान खान की नहीं थी या किसी एक की नहीं थी, उसमें अपोजिशन भी शामिल थी, उसमें हुकूमत भी थी, और असल में वो पॉलिसी पाकिस्तान की फौज की थी, वो तालिबान को वापस लेके आई थी। अब ये हम नहीं कह रहे, मोहसिन दावड़ कह रहे हैं। तो इस हुकूमत को 3 हजीमतें एक दिन के अंदर हुई हैं। एक तो जो जस्टिस लानत है, उनका जो लंदन के अंदर केस था वो लंदन पुलिस ने शट अप कर दिया और कहा कि इसके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता। और वो जो यहाँ पर खबरें दी गई थी कि 26 लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, सबको बकवास करार दे दिया, वो केस बंद हो गया। दूसरा, मोहम्मद सादिक साहब की दोबारा से अपॉइंटमेंट वाजे कर रही है कि इमरान खान की पॉलिसीज ही ठीक थी और अब इमरान खान की पॉलिसियों के ऊपर वापस जाया जा रहा है, थूक के माजरत के साथ चाटा जा रहा है। तीसरा, जो तालिबान को वापस लाया गया था वो अब मोहसिन दावड़ इमरान खान के हक में गवाही दे रहे हैं कि ये फौज का काम था, ये इमरान खान का या किसी और का काम नहीं था। तो ये 3 अजीमतें एक दिन में हुई। अच्छा जी, अगली बात आपके सामने अनवर मसूद साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पहले तो मना किया जाता था कि आप बलूचिस्तान पे बात ना करें, केपी पे बात ना करें, आप डी चौक पे बात ना करें। उन्होंने कहा अब तो डर लगता है कि कराची पे भी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जब बाहर निकलता हूं तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर लोग खड़े हैं, स्नाइपर्स का जिक्र कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अब मैं कराची पे बात करते हुए भी डर रहा हूं, क्योंकि सामने जो ऊंची इमारतें हैं इनकी छतों पे मुझे खड़े हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। सुन लिया आपने, तो आपको अंदाजा हो गया है कि अब तो जो पाकिस्तान में दानिशवर हैं वो भी डरते हैं कि कौन कब किसी को कहां कत्ल कर दे, किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा जी, ये नुसरत जावेद साहब ने एक नई स्टोरी दी है। मैंने आपको कहा 3 अजीमतें हुई हैं, ये मेहरबानी करके चौथी अजीमत भी बीच में शामिल कर लीजिए इस मौजूदा रजीम को। जो इसाक डार साहब हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, सो कॉल्ड,
उन्होंने कोई जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके 9 ममालिक के सफीरों को ब्रीफिंग दी और बताया कि ये डी चौक के बारे में सब झूठ है और ये गलत एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। डी चौक के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ झूठ बोला गया है और डी चौक में कोई लाश नहीं गिरी, कोई गोली नहीं चली। ये उन्होंने 9 सफीरों को, जो अहम मुल्क थे उनके सफीरों को ये ब्रीफिंग दी। अब उन 9 में से 3 मुल्कों के सफीरों के साथ नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि उनकी बातचीत हुई और उन तीनों मुल्कों के सफीरों ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसहाक डार साहब बिल्कुल ये रबिश बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी लैंग्वेज में, उर्दू में तो हम इसे बकवास ही कहेंगे, अंग्रेजी में अगर रबिश का है तो मतलब कि लगव बात है, बकवास है। हम सबको पता है कि वहाँ लाशें गिरी हैं, वहाँ गोलियां चली हैं, ये जो ब्रीफिंग दे रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये चौथी अजीमत थी एक ही दिन में इस हुकूमत को, इस मौजूदा रजीम को जो है वो मिली। अच्छा जी, आगे कल फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर हमने तो जो तजिया करना था कर दिया। एक वीडियो मंजर आम पर आई हुई है जावेद चौधरी साहब की, उन्होंने जो पिछली फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंसेज हुई थी उनके ऊपर जावेद चौधरी साहब ने क्या कहा था, सुन लीजिए। अभी 8वीं मरतबा फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म का बयानिया आया है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मेरा ख्याल ये लास्ट है। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से कोई इस टाइप की धमकी आएगी, क्योंकि अब लोगों ने इसको सीरियस लेना बंद कर दिया। लोग बल्कि जब ये फॉर्मेशन कमांडर की ये बात आई थी कल से, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हर दूसरे दिन इनका यही काम है, बस ये बैठते हैं उसके बाद 2-4 लाइनें इस टाइप की दे देते हैं कि जी 9 मई के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं और जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनके साथी, उनको नहीं छोड़ा जाएगा और मुल्क इसके बगैर आगे नहीं चल सकता। अब ये हमने नहीं कहा, ये आपके अपने जावेद चौधरी साहब जो आप ही के लिए काम करते हैं, आप ही के लिए बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी अब वो हैसियत नहीं रह गई, लोग आपकी बात पे यकीन नहीं करते। और उसकी वजह क्या है यकीन ना करने की? वजह यह है कि आप बार बार एक ही बार अगर आप कल का भी अलामिया देखें फॉर्मेशन कमांडर का, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ बयानिया है, वो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनके खिलाफ का एक बयानिया है। और बयानिया क्या है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया के ऊपर इंतशारी लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रखा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। कोई आपका फोकस दहशतगर्दों की तरफ नहीं है, कोई आपका फोकस हिंदुस्तान या किसी दूसरे मुल्क से जो खतरा है उसकी तरफ नहीं है। पूरे का पूरा फोकस इस टाइम इसी चीज़ के ऊपर है कि पाकिस्तानी कौम को आपने किस तरीके से कंट्रोल करना है। बहरहाल अगली खबर आपके सामने रखेंगे और वो बहुत ही सेंसिटिव खबर है, मैं 2 दिन से आपके सामने रख रहा हूँ, आज फिर रख रहा हूँ। वो आज़ाद कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वही कार्रवाई, वही करतूत जो है वो अब आज़ाद कश्मीर में भी करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनको पता नहीं है क्यों नहीं समझ आती कि कम से कम आज़ाद कश्मीर की जो सेंसिटिविटी है और वहाँ पर जो हिंदुस्तानी जो स्टेट है उनकी और हिंदुस्तानी मीडिया की जो इन्वॉल्वमेंट होगी और जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया उसको पिकअप करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट मेरा ख्याल है ना ही इस टाइम कोई सेंस प्रिवेल हो रही है ना सोचने को तैयार है। अब वहां पर हालात मजीद हाथ से निकल रहे हैं और जो वहां पर एक्शन कमेटी है जिन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं कश्मीर में, उन्होंने अब आज 11 बजे तक का टाइम दिया है लोगों को कि वो उन्होंने जहां जहां सफर करना है वो कर लें। 11 बजे जो कश्मीर का रास्ते हैं, जो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाती हैं सड़कें, उन तमाम सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। मतलब कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ जो राब्ता है वो काट दिया जाएगा जमीनी तौर पर। अब आप इसकी सिग्निफिकेंस समझे, इसकी रेमिफिकेशन समझे, इसके आफ्टर इफेक्ट समझे, ये किस तरह की एक पूरी दुनिया के अंदर मैसेजिंग जा रही है। कश्मीर का और हमारा मामला है क्या, लेकिन सेंस है कि प्रिवेल नहीं हो रही। हर जगह पर बेगुनाह लोगों का मुकाबला बंदूक की नाली के साथ किया जा रहा है। हर जगह पर बंदूक के साथ आप मामला ठीक नहीं कर सकते। ये बाद में आपकी हर चीज़ बंदूक हो जानी है। तो मेहरबानी करके इन एक कौम के तौर पे मैं कह रहा हूँ, तो आप मेहरबानी करके बंदूक को साइड पे रखें और कश्मीर वालों के साथ कम से कम दुरुस्त तरीके से बात करें। अगली खबर है जी कि मेजर रिटायर्ड खुर्रम मुश्ताक पीआईए के नए सीईओ मुकर्रर कर दिए गए हैं। सबसे अहम ओहदा होता है पीआईए में, नए सीईओ आ गए, चेयरमैन भी होता है जाहिर है, लेकिन ये नए सीईओ मेजर साहब आए हैं, रिटायर्ड है, जाहिर है काबिलियत तो आपको पता है एक ही डिपार्टमेंट में है और बेरोजगार भी एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, इसीलिए आप हर दूसरे दिन नहीं से नहीं, भले वो भाई हफीजुर रहमान पीटीए में हों, भले मुनीर अफसर हों, लेफ्टिनेंट जनरल सर्विंग है नादरा के अंदर लगा दिए गए हों, भले वो नैब के डीजी हों, आप चलते जाएं, ये लिस्ट खत्म नहीं होगी मैं बताते हुए और ये वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन लिस्ट खत्म जो है वो नहीं होगी। अच्छा जी, अगली खबर जो है कि मिलिट्री ट्रायल्स सिविलियंस के अंदर जो होना है, अब वो बेंच को देखते हुए, हालात को देखते हुए, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी रहे हैं, जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, बहुत ही मोतबर नाम है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की कर रखी थी सिविलियंस के राइट्स के लिए। अब उन्होंने एक नई दरखास्त दी है कि जनाब आप ना सुने मेहरबानी करके, मतलब कि उन्होंने फिलहाल तो ये कहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है पहले उसके ऊपर फुल कोर्ट फैसला सुना दे, फिर आपका आईनी बेंच जो है इस दरखास्त को सुने। दूसरे लफ्जों में वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें पता है आपने जाते जाते सिविलियंस को लटका देना है, तो आपने तो अपना काम पूरा करना है जिस काम के लिए आपको लाए गए हैं, तो आप मेहरबानी करके ये केसेस ना ही सुने तो आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि जियो टीवी, जी हाँ,
जियो टीवी ने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। जियो टीवी ने हमेशा जब बाहर की एनजीओज या बाहर की गवर्नमेंट्स ने कोई ग्रांट दी कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट हो, खवातीन के बेशक सोसाइटी के अंदर उनका रोल हो, सियासत के अंदर उनका रोल हो, वर्क प्लेस के ऊपर उनका रोल हो, उसके लिए आप कैंपेन्स चलाएं। जियो टीवी ने बढ़ चढ़ के कैंपेन्स चलाई और उससे जाहिर है काफी सारा पैसा भी कमाया। लेकिन अब इमरान खान के घर की जब बात आती है, इमरान खान की बीवी की जब बात आती है, तो जियो टीवी अपने तमाम जहां से वो पैसे कमाते हैं, दूसरे लफ्जों में जो उनका धंधा है उसको भी भूल जाते हैं, जो हमारी माशरती इकदार हैं उसको भी भूल जाते हैं, जो इस्लामी इकदार हैं उनको भी भूल जाते हैं, जो वेस्टर्न इकदार हैं उनको भी भूल जाते हैं। और बुशरा बीबी की कल की स्टेटमेंट कि मैं वहां से भागी नहीं थी, मैं वहां से भागी नहीं थी, मैं 12:30 बजे तक वहीं थी और मेरे पर गोलियां चल रही थी, इमरान खान ने कहा था कि नहीं जाना, तो इसलिए तो उनकी ये स्टेटमेंट चलाई जा रही है, साथ उनके साबिक शौहर की तस्वीर दिखाई जा रही है और आपको पता है कि इससे क्या प्रिटेक्स्ट जो है वो जनरेट किया जा रहा है। वैसे मीर शकील रहमान साहब बहुत ही सीनियर हैं और मेरा ख्याल है कि वो बड़े मुतबर भी हैं ये वाला काम करने में, उनको खासी मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली उनका खासा एक्सपीरियंस है ये वाला काम करने में जो उन्होंने किया है। मैं बहरहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 2024 में इस लेवल पर, इस घटिया लेवल के ऊपर जियो टीवी जो है वो उतरेगा कि खातून जिसने अपनी मर्जी से शादी की, आप उसकी शादी के ऊपर चलें, तनकीद कर लें, आप उसके पॉलिटिकल फैसलों के ऊपर तनकीद कर लें, लेकिन आप इस तरह से उनके किरदार के ऊपर गंद उछालेंगे, ये कम अज कम सहाफत को जेब नहीं देता था। तो अब आप अपनी सहाफत को गाली गलोच तक खुद ले आए हैं, तो अगर वापस आपके घर की खवातीन के ऊपर कोई ऐसे बात करेगा तो मेरा ख्याल अब आपके पास ये रह नहीं गया, प्रिटेक्स्ट नहीं रह गया कि औरतों को इसमें से बाहर रखा जाए, हम सहाफत करते हैं, हम पे बात करें, हमारे घर की औरतों के ऊपर बात ना करें। ये जवाब आना है आगे से, मुझे पता है। और मैं तो फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपके घर की औरतों के ऊपर कोई ऐसी बात हो, क्योंकि बहनें साझी होती हैं, माएँ साझी होती हैं, लेकिन आप पता नहीं किस डायरेक्शन में चल निकले हैं कि हैवानियत आ गई है या आप में इंसानियत खत्म हो गई है कि आपको सोच ही नहीं है कि आप कितना दूर निकल गए। इसी स्टोरी को आप औरत और उसके किरदार को बाहर रख के सियासी तौर पर भी क्रिटिसाइज कर सकते थे, लेकिन शायद आपकी सहाफत इसी लेवल तक रह गई है कि आप गंदगी पर उतर आए हैं। बहरहाल अगली खबर आपके सामने रखेंगे और ये है कि राणा सनाउल्लाह ने जियो न्यूज पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ को एक गिला है। चलें जी, शुक्र है पब्लिक को इतना सारा गिला है, तो अगर आर्मी चीफ को गिला है तो क्यों ना हम उनका गिला भी आपको बताएं। उन्होंने कहा आर्मी चीफ को गिला ये है कि 9 मई का ट्रायल हो जाता तो 26 नवंबर का मामला ना होता। ये आर्मी चीफ की बात बिल्कुल ठीक है, 9 मई का अगर ट्रायल हो जाता और दुरुस्त तरीके से हो जाता, अदालतें आर्मी चीफ साहब आपको बुलाती रही, आपके प्रोसिक्यूटर्स को, जो प्रोसिक्यूटर बने हुए हैं उनको बुलाती रही, आपकी वो तमाम जो फेक एविडेंस थी उसको अदालतें बुलाती रही, चैलेंज करती रही। जज मोहम्मद अब्बास की बात करें, मालाकंड में बात करें, शबकदर में बात करें, पेशावर में बात करें, या इवन लाहौर में जज अरशद की अदालत में बात करें, हर जगह पर आपके 9 मई के केसेस को अदालतें चीख चीख कर, पुकार पुकार कर आपको कहती रही कि आप सबूत लाएं ताकि हम इन लोगों को सजा दे सके। आपने इतना बड़ा मुल्की सलामती के इदारों पर हमले का केस बनाया हुआ है, एक सबूत आप लोग प्रोड्यूस नहीं कर सके, सब कुछ फेक था। तो ट्रायल आप ही ने तो होने नहीं दिया। काश वो ट्रायल हो जाता और जो लोग जिम्मेदार थे, सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती, जिन्होंने ये 9 मई ऑर्केस्ट्रेट करवाया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, वो जिन्होंने करवाया था उनको सजाएं मिल जाती, तो वाकई 26 नवंबर जो है वो बिल्कुल ना होता। कम से कम आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा जी, जो अमेरिका से खबर है, डिटेल में इसको बाद में करेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना बता दूं कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी है यूनाइटेड हेल्थ, उसके जो सीईओ हैं मिस्टर थॉमसन, उनको कत्ल कर दिया गया है और कत्ल किया गया है उनको कल, और कत्ल किया गया है उनको मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में, भरे बाजार में, सबके सामने एक होटल से, हिल्टन से वो बाहर निकल रहे थे और वहां उनको गालिबन 3 गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। और अभी तक पुलिस, अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो पुलिस को नहीं पता कि कातिल किधर चला गया। कातिल ने हुडी पहन रखी थी, मास्क लिया हुआ था और लग रहा है कि शायद वो हेल्थ केयर कंपनी है। अमेरिका के अंदर हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगी है। एक आम शख्स जो अपना कारोबार करता है, भले छोटा सा कारोबार भी करे, उसको $300-400 एक फर्द के लिए, अगर बीवी के साथ रहता है तो $500-600 देगा, एक आध बच्चा भी है तो शायद $700-800 देगा। तो इंश्योरेंस की इतनी ज्यादा हैवी अमाउंट है और ये इंश्योरेंस देने के बाद भी आपको काफी सारा पैसा जो है अदा करना पड़ता है अगर हॉस्पिटल जाना पड़े। ये बहरहाल तफसील में जाने का वक्त हमारे पास है नहीं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन ये बता दूं कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मामला है जो अमेरिका के अंदर हुआ है, क्योंकि जस्ट फॉर योर आइडिया कि जो यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ हैं उनकी $1 मिलियन सालाना तनख्वाह थी, दूसरे पर्क्स में और दूसरे बोनसेस में पिछले साल उन्होंने $9 मिलियन कमाए थे, मतलब कि $10 मिलियन, $20 मिलियन के उनके पास स्टॉक्स थे इसी कंपनी के अंदर, और आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। और उनकी कंपनी जब इन्होंने टेक ओवर किया था तो $12 बिलियन जो है मुनाफा कमा रही थी, और अब जब इनका कत्ल हुआ है तो आज के दिन तक, अब लास्ट ईयर की जो नंबर्स हैं, $16 बिलियन, 16 से भी ऊपर इन्होंने अपना जो है वो प्रॉफिट मेक किया था। गालिबन 1,40,000 इनके एम्प्लॉइज हैं और ये कोई 500 के 600 बिलियन
बिलियन डॉलर की ये कंपनी है। तो इट्स अ बिग न्यूज़, इट्स अ बिग डेवलपमेंट जो कुछ न्यूयॉर्क के अंदर हुआ है, और लोग बड़े शॉक्ड हैं कि ये किस तरीके से दिन दहाड़े इतने बड़े सीईओ को जो है वो गोली मार दी गई। लेकिन आपको ये सारी खबर रखने का मकसद मेरा कुछ और है। वो मकसद ये है कि उनको जब वो कत्ल हो गए हैं तो उसके बाद उनके कत्ल का उन्हीं के खिलाफ बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि उनकी कंपनी बहुत सारे लोगों को, मैंने पहले भी कहा कि लंबी हो जाएगी बात, इसकी शॉर्ट बताऊंगा, कि बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं, जिन्हें हेल्थ केयर की कवरेज चाहिए होती है, उनकी कंपनी उन्हें डिनाई कर देती है। कोई कभी कहती है ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, कभी कुछ और कह देती है, तो डिनाइल करती है। तो लोग इतने तंग हैं, डिस्गस्टेड हैं हेल्थ के निजाम से, कि जब एक सीईओ को वहां पर बड़ा ही ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया, तो लोगों के क्योंकि दिल इतने दुखे हुए हैं कि लोगों ने उन्हीं को उल्टा क्रिटिसाइज करना शुरू किया है कि अब आप जब अल्लाह मियां के पास ऊपर जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस की वजह से मर के आए या उसके बगैर आए। तो यहाँ से सबक है हमारे चौधरी साहबान को भी कि जब आप खल्के खुदा को इतना तंग कर देते हैं तो फिर खल्के खुदा जो है वो हर मामले के ऊपर भड़ास निकालती है। फिर मैयतों को भी नहीं छोड़ा जाता, फिर उसके ऊपर भी पब्लिक जो है वो अपनी भड़ास निकालती है। तो कभी भी खल्के खुदा को इतना तंग जो है वो नहीं करना चाहिए।